आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद्र की कहानी स्वप्न। औरों की तो मैं नहीं जानता, पर मुझे तो आनंद और सुख मिलता है वह स्वप्न में। वहीं पहुंचकर मैं दिल खोल कर हंसता हूँ, दिल खोल कर रोता हूँ और दिल खोल कर खेलता हूँ। वही मेरा सुनहरा रत्न जटित महल है, वहीं मेरी कामनाओं के फूल खिलते हैं। वही मेरी जबान अपनी होती है, मेरा कलम अपना होता है, मेरे विचार अपने होते हैं। मेरा वह संसार इस बंधन और कानून के संसार से कहीं ज़्यादा प्रत्यक्ष, कहीं ज़्यादा शांतिमय और कहीं ज़्यादा सुफूर्तिप्रद है। वह तन्मयता, वह अनुराग, वह उत्कर्ष, वह जागृति जिसका मैं अनुभव करता हूँ, यहाँ कहाँ। रोना यही है कि वैसे स्वप्न बहुत कम दिखाई देते हैं। लोग किसी अच्छे आदमी का मुंह देखकर उठना चाहते हैं, मैं किसी अच्छे आदमी का मुंह देखकर सोना चाहता हूँ। मालूम नहीं कल किस भाग्यवान का मुंह देखकर सोया था कि लेटते ही लेटते अपने स्वप्न साम्राज्य में जा पहुँचा। क्या देखता हूँ कि मेरा बचपन लौट आया है। एक बार फिर मैं आज़ादी की हवा में दौड़ता फिरता हूँ। मेरी वह स्नेहमयी माता, वह प्यारी बहन, वह बाल सखा, वह छोटा सा घर, वह द्वार पर नीम का वृक्ष, सब कुछ आंखों के सामने आ गया। उस उमंग, उस उत्साह को क्या लिखूं? वह तो वर्णनातीत है, कल्पनातीत है। मुझे खूब याद था कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बूढ़ा था। मुझे स्वयं अपनी काया पलटने में आश्चर्य हो रहा था। मुझे अपनी प्रौढ़ावस्था की सारी बातें याद थी। जीवन भर की भूलें, अनुपायों, निराशाओं और विफलताओं की याद ने मेरी बालपन को दुर्लभ बना दिया था। प्रौढ़ता भी थी, आध्यात्म भी, उमंग भी था, संयम भी, गंभीरता भी थी, चंचलता भी। पेड़ों पर चढ़ता हूँ पर इस तरह कि गिर न पड़ूं। चीज़ों के लिए जिद करता हूँ पर इस तरह नहीं कि रो रो कर दुनिया सिर पर उठा लूं। खेलता हूँ तो इस तरह की चोट न लगे। स्कूल में झूठे बहाने नहीं करता, चुगली नहीं खाता, काम से जी नहीं चुराता। जिन गलतियों से मेरा जीवन असफल हो गया था, उन्हें दोहराकर इस दूसरे जीवन को भी असफल नहीं करना चाहता। स्वप्न ही में यह शक्ति है कि वह महीनों, वर्षों, युगों को क्षणों में घटित कर दे और काल का भ्रम ज्यों का त्यों बना रहे। मैंने देखा कि मैं स्कूल से कॉलेज में जा पहुंचा हूँ। कॉलेज नहीं है, लड़के भी नहीं, लेकिन अब मेरा किसी से द्वेष नहीं। मुझे याद है कि जिन लोगों को तुच्छ समझता था, वह मुझसे कहीं आगे निकल गए। अब मैं किसी की निंदा नहीं करता था। याद था कि अध्यापकों के लेक्चर देते समय मैं उपन्यास पढ़ा करता था। खेल के समय बाजार की सैर किया करता था। वही गलतियाँ क्या फिर कर सकता था? वह उपन्यास प्रेम हृदय का सून बन गया। वह बाजार की सैर पाँव की बेड़ी बन गई। अब मैं सभी काम अपने वक्त पर करता था। वह फैशन की गुलामी, वह टाई और कॉलर का शौक, वह नए नए सूटों का उन्माद, वह हजारों बातें जिनका व्यसन हमारे छात्र जीवन को दूषित कर देता है, इनमें से मुझे अब किसी भी चीजों का शौक नहीं था। एक पूरे जीवन के अनुभव अब मेरी रक्षा कर रहे थे। वही मैं जिनके लिए हॉकी स्टिक नंगी तलवार थी और फुटबॉल बम का गोला, अब बड़े उत्साह से इन खेलों में शरीक होने लगा। व्यायाम से उदासीन रहकर मुझे जो पापड़ बेलने पड़े थे, वह खूब याद है। फिर क्या देखता हूँ कि मेरे विवाह की तैयारियां हो रही है। अब तो मैंने जो बातें देखी थी, उनसे जीवन का सुधार होने की ही आशा थी। किसी चिंता या भय की बात न थी, लेकिन विवाह जैसे महान घटना ने मेरी चेतना को मानो धक्का देकर जगा दिया। बालपन था, यौवन अगर लौट आया भी तो कुछ गांठ से तो नहीं जाता, लेकिन कहीं विवाह हो गया तो एक की जगह दो पत्नियां हो जाएगी। सोचिए कितनी भीषण समस्या थी। मैं बड़ा धर्म संकट में पड़ा हुआ हूँ कि विवाह करूं या ना करूं। इस विवाह संवाद ने मेरी पूर्व स्मृतियों को कुछ और जागृत कर दिया था। सोचता था कि भला यहाँ किसी को यह विश्वास आवेगा। मैं तो पहले से ही इस वैतरणी में पड़ा हुआ हूँ और वह भी सिर पर आधी दर्जन छोटी बड़ी गठरियाँ लिए हुए। मुझे खुद भी तो पूरा निश्चय नहीं है कि मैं वास्तव में क्या हूँ, बूढ़ा या जवान। मैं तो इस दुविधा में पड़ा हुआ हूँ और उधर घर वाले के सब सामान जुटाने पर तुले हुए हैं। अम्मा है कि उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ते, मानो संसार की जब से सृष्टि हुई है, उनके बेटे के सिवाय और किसी को यह सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ। दादा भी, जो बाजार को पैसे का पारनाला कहते हैं और जिन्हें आभूषणों के नाम से चिढ़ है, इस विषय में अम्मा जी से हजारों ही बार उनकी ठन चुकी है। अम्मा जी के अकबरी हमलों के सामने वह भी राणा प्रताप की भांति बराबर डटे रहे। आज खुश खुश सराफों दुकानों की हवा खा रहे हैं, बार बार बाजार आते जाते हैं, पर माथे पर बल का नाम भी न था। और मैं इस सोच में हूँ कि यह जवानी कहीं धोखा न हो। स्मृति के किसी गुप्त भाग में यह बात छुपी हुई मालूम होती है कि
मेरे बाल बच्चे हैं, स्त्री है, साले है, ससुर है। मुझे चिंता हो रही थी कि जब मैं यह नई बहू लिए घर जाऊंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। जवान बेटे हैं जो वृद्ध विवाह को जीवन का सबसे बड़ा पाप समझते हैं, जिनके साथ जीवन के 30 साल बीते हैं। वह स्त्री है, उन सब के सामने कौन मुंह लेकर जाऊंगा। यह ना पूछे कि नववधू के साथ मैं अपने माँ बाप के घर के बदले अपने घर क्यों लौटता। मेरा तो घर बार ही नहीं, लेकिन यहाँ तो पूर्व स्मृतियाँ बनी हुई थी। उनके कुछ मिटे मिटे निशान साफ नजर आ रहे थे। फिर स्वप्न न्याय और श्रृंखला और घटनाक्रम का अनुसरण भी तो नहीं करता। सोचता था मित्र वर्ग कितना मजाक उड़ावेंगे। वाह महाशय, आप तो अनमेल विवाहों के सबसे बड़े विरोधी थे। यह आपको क्या सनक सवार हो गई। प्राण संकट में पड़े थे। सोचता था अम्मा को कैसे समझाऊं, कहीं लोग हंसने ना लगे कि यह दीवाना हो गया है। इतने में बाजे बजने लगे। अम्मा ने आकर मुझसे कहा, तुम्हारी भी विचित्र बात है, ऐसा मुंह लटकाए बैठे हो यानी कोई चिंता फिक्र सवार हो। सारे घर में मंगल गान हो रहा है और तुम रोनी सूरत बनाए बैठे हो। अभी तो हम जीते हैं, तुम्हें क्या चिंता। जब हम मर जाएं तब चिंता करना। उठो, बारात जा रही है, जल्दी से कपड़े पहन लो। मैं कुछ जवाब न दे सका। माँ से कैसे कहूँ कि मेरा तो विवाह एक बार तुम ही कर चुकी हो। चुपचाप जाकर कपड़े पहने। स्त्रियां गीत गाए, नाई धोबी आदि ने न्यौछावर पाए और मैं दूल्हा बना हुआ घर से निकलकर पालकी पर बैठा। कहारों ने पालकी उठाई। फिर मैंने देखा कि मैं वधू के द्वार पहुंच गया। जनवासों में वही शोरगुल चिलम्पो मचा हुआ था। जैसा दस्तूर है, जरा देर में मुझसे कहा गया कि पानी ग्रहण का मुहूर्त आ गया, चलो। अब मेरे लिए कठिन परीक्षा का समय था। जिस तरह अब तक बिना कान पूछ हिलाए सब कुछ करता आया हूँ, अगर उसी तरह इस वक्त भी चुपके से चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। पाँव में बेड़ी पड़ और मैं कहीं का ना रहूँगा। अगर यह जवानी मरीचिका ही निकली तो शेष जीवन कलंकित ही नहीं, दुखमय हो जाएगा। कहीं का ना रहूँगा। क्या कहकर जान बचाऊं, कौन सा बहाना करूं। लोग मेरी बातों पर हंसेंगे और मुझे पागल समझेंगे। लेकिन यह जवानी बर्फ की तरह पिघल गई तो इस युवती के साथ कितनी छिछलेदर होगी। मैं उठकर भागा, जमा जोड़ मोर पहनने लपट सपट करता भागा। मेरे पीछे लोग दौड़े। मैं इस तरह जान छोड़कर भागा जा रहा था मानो कोई भयंकर जंतु मेरे पीछे पड़ा हुआ हो। यहाँ तक कि सामने एक नदी आ गई और मैं उसमें कूद पड़ा। बस नींद खुल गई। देखता हूँ तो चारपाई पर पड़ा हुआ हूँ, मगर सांसें फूल रही है।